नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक बार स्वागत है वाइब्रेंट ई लर्निंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो अभी जो आपका संडे का पेपर हुआ है उसके डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो आंसर किए वो बता रहे हैं जीके वाले पार्ट की। ठीक है, जीके वाले पार्ट की जो आंसर किए वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 26 में 26 क्वेश्चन से आया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इन 2 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। यानी किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी का परिमाण है वो कितना है भाई। ये है 2 मीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी जो लेंस की क्षमता है ना वो इनमें से क्या होगी, आपको आंसर बताना है। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा -0.5 डायप्टर। ठीक है, ये साइंस वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 22 को या 23 दिसंबर को। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये मनाया जाता है रामानुज की जयंती। रामानुजन अयंगर जानते ही हो ना आप, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। रामानुज अयंगर, जिनकी जयंती पर यह मनाया जाता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था इरोड, तमिलनाडु में। ठीक है, काफ़ी फेमस गणितज्ञ थे। इन्होंने किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी इन्होंने मतलब एक माइंड में बिठाकर, उनका माइंड है ना वो मतलब अपने आप ही विकसित था। किसी ने उनको मतलब कहने का मतलब ये कि ऐसे नहीं कि उनको कोई ट्रेंड किया था। ठीक है ना, दरअसल उनकी क्षमता देख करके उन्हें ब्रिटेन में बुलाया गया। ठीक है, तो सही आंसर इसमें बी रहेगा। 21 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुए प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एट दिस टाइम अभिनव भारत सोसाइटी एंड अनुशीलन समिति वर द मेजर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज्ड। इस समय अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। बिल्कुल सही है। क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वैसे महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी। महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले वहां पर एक घटना हुई थी जब प्लेग कमिश्नर को उड़ाया था गोलियों से। चापेकर ब्रदर्स ने, चापेकर बंधुओं ने उन्हें उड़ाया था। बाद में ये घटनाएं बढ़ने लगी और उसके बाद में एक सोसाइटी स्थापित हुई, अभिनव भारत सोसाइटी। और इसी से जुड़े हुए थे वीडी सावरकर। ठीक है ना, और उन्होंने दरअसल इस संगठन ने एक नासिक के कलेक्टर को भी गोलियों से उड़ाया था। ठीक है, अनुशीलन समिति ये बंगाल में थी और इसमें खुदीराम बोस ने 1908 में, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, उन्होंने एक बम फेंका था अंग्रेजों पर। ठीक है, उसके बाद में ये क्रांतिकारी संगठन थे। 1912 में, ये तो बात सही है बिल्कुल, 1912 में क्रांतिकारियों ने वाइसरॉय हार्डिंग पर बम फेंका। बिल्कुल, जब कैपिटल यानी जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली चेंज की गई थी, तब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर वाइसरॉय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ठीक है, और ये बम फेंका गया था दरअसल राजस्थान से ही संबंधित थे। यहाँ से प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, ये इन्होंने बम फेंका था और इसमें मेन जो भूमिका निभाई थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, उसके बाद में काबुल में क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार स्थापित की। बिल्कुल सही है। 1915 में मतलब एक है ना अंतरिम सरकार स्थापित हुई थी। अंतरिम सरकार कौन सी होती है, एक अस्थायी सरकार होती है, और ऐसा पहली बार हुआ जब ये स्थापित की गई, और ये 1915 में स्थापित की गई थी। 1915 में से स्थापित किया गया था काबुल में। और इसे किसने स्थापित किया था, महेंद्र प्रताप ने किया था, बरकतुल्ला ने। इन्होंने 1915 में से स्थापित किया। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द COP28 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, मतलब अभी आयोजित किया गया था, ये कहाँ पे किया गया। रियाद में किया गया, नैरोबी में किया गया, सिडनी में किया गया, दुबई में किया गया। बताइए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा। दरअसल COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी दलों का सम्मेलन। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है ये 28 जो था ये दुबई में हुआ था, यूए में इसे इसका आयोजन हुआ था, दुबई में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। इसका जो आयोजन है ये हुआ था 30 नवंबर 2023 से लेकर के 12 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? दुबई में। और इसका मेन जो सब्जेक्ट था वो था क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु परिवर्तन है ना, उसी विषय पर यहाँ पर रूल बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी रहेगा, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये दुबई में हुआ था। वैसे भी दुबई आजकल काफी पॉपुलर सिटी बन चुका है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नियोलिथिक एज, यानी नियोलिथिक एज के बारे में कौन सा इसमें असत्य है। और नवपाषाण काल था ना, पहले तो पूरा पाषाण काल था जिसमें जो पैलियोलिथिक एज था उसमें तो दरअसल क्या था, पत्थर के औजार थे, रहने के लिए विशेष स्थान नहीं। फिर है ना थोड़ा सा डेवलप होने लगा, किसमें भी, मीजोलिथिक में। पत्थर के औजार यानी जो कह सकते हैं जो स्टोन के जो टूल्स थे ना वो थोड़े डेवलप्ड हो गए थे, थोड़े छोटे हो गए, और थोड़ा सा पशुपालन का भी संकेत मिला था लाइव स्टॉक का बागोर में। लेकिन सबसे ज्यादा विकसित हुए नवपाषाण में। नवपाषाण में क्या था दरअसल, ये है ना, अब कुछ जगह क्या हुए कि अड्डी के उपकरण भी मिले, यूपी वगैरह क्षेत्र में कुछ ऐसे थे नवपाषाण काल के स्थल जिसमें बोन्स के वेपन्स बनाए जाते थे। ठीक है, साथ में रहने के लिए उन्होंने घर भी बनाना शुरू किया था, एग्रीकल्चर भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, लाइव स्टॉक भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। इस समय कई जगह इसके प्रूफ मिले हैं। दूसरा है कि भवन निर्माण कला जानते थे, क्योंकि अब है ना दरअसल वो भवनों में रहने लगे थे। अब नवपाषाण काल का मतलब ये नहीं है कि ये इंडस से भी पहले चल रहा था, क्योंकि कई जगह ऐसे थी कि इंडस के बाद में भी नवपाषाण चल रहा था, तो इसमें डेवलप तो होना ही था, निश्चित है। उसके बाद में पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले, यानी पिकली हल में ना इसके अवशेष पाए गए थे। यह दरअसल कर्नाटका में पड़ता है, और पिकली हल में पशुपालन के संकेत मिले। ये बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही सही बात है इसमें। फिर चौथा देखते हैं, गुफ कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष मिले। रिमेन्स ऑफ पेट डॉग्स ब्रीड अलोंग विद देयर ओनर्स हैव बीन फाउंड इन द ग्रेव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुफरकाल। ये बिल्कुल गलत बात है, अभी गुफकराल में ऐसा संकेत नहीं मिला है, गुफकराल में यह संकेत नहीं पाया गया है। यह है तो जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर का जरूर संकेत मिला है, लेकिन ये नहीं मिला है, क्योंकि ये जो संकेत है ना मालिक के साथ, जैसे मालिक की कब्र होती थी, यहाँ पर मालिक साथ में पालतू कुत्ता दफनाते थे, ऐसा जो संकेत बुर्ज होम में मिला है। कहाँ मिला है भी? बुर्ज होम में। और ये जो बुर्ज होम है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो यहाँ पर तो ऐसा संकेत मिला है, यहाँ पर नहीं मिला है गुफकराल में। तो ये जो इसमें स्टेटमेंट है ना ये रोंग है पूरी तरह से। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया साइंस का। टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई हैव इक्वल मास एंड आर मूविंग विद स्पीड u एंड 3u रिस्पेक्टिवली, देयर काइनेटिक एनर्जीज के एक्स एंड के वाई किस पे निर्भर करेगी, यानी कौन सा इसमें आंसर आएगा 31 का? तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा ये 9kx बराबर 9ky। ठीक है, ये इक्वल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ियाल साड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच रिसेंटली गोट जीआई टैग। कड़ियाल साड़ी कौन से राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? जीआई टैग के क्वेश्चन हर बार आते हैं आपके पेपर में, और जीआई टैग आपको पता है कि ये उन चीज़ों को मिलता है जो कि लुप्त हो रही थी, और ये इसलिए मिलता है ताकि जो विशेष क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें इस बारे में एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को पता चले भी उस क्षेत्र की ये वस्तु है या उसका उत्पाद है, ताकि उसकी पॉपुलरिटी बढ़े और वहाँ पर उनकी इनकम भी बढ़े। तो अभी हाल ही में कड़ियाल साड़ी को इसमें शामिल किया गया है। कड़ियाल जो साड़ी है पश्चिम बंगाल की है, यानी वेस्ट बंगाल की वैसे साड़ियाँ काफ़ी फेमस मानी जाती है, और उन्हीं में से जो कड़ियाल साड़ी है ना उसे ये जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी? सी रहेगा। वेस्ट बंगाल में जो कड़ियाल साड़ी है ना इसे जीआई टैग दिया गया है, तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
correct with reference to the state system in the ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सबसे पहले, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पोस्ट ऑफ द किंग बिकेम हेरिडेटरी, यानी इस काल में राजा का जो पद है वो पूरी तरह से क्या हो गया था? आनुवांशिक। बिल्कुल हो गया था। कहते हैं कि पहले तो राजा का जो पद है वो इलेक्ट होता था, लेकिन बाद में ये आनुवांशिक हो गया। ये बिल्कुल सही बात है भैया ये तो। दूसरा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड बोथ सभा एंड समिति वर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी दो इसमें संगठन थे। एक तो सभा था, सभा का प्रेजेंट में अपन जो राज्यसभा बोलते हैं ना वैसे ही होती थी। यह दरअसल उच्च वर्ग की एक संस्था होती थी, ठीक है। और समिति थी, इसमें ग्राम के प्रमुख लोग होते थे, यह भी काफी शक्तिशाली थी, जैसे प्रेजेंट में लोकसभा होती है, तो यह भी इसमें सही है। तीसरा, इस काल में स्त्रियां सभा और विधत में भाग ले सकती थी, यानी वीमेन है ना वो पार्टिसिपेट कर सकती थी इसमें। बिल्कुल सही है। सभा में विधत जो कि लूट के धन का बंटवारा करती थी, दोनों में कर, हालांकि समिति में नहीं ले सकती थी, तो समिति तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो भैया ये करेक्ट है, तो तीनों ही इसमें करेक्ट रहेंगे। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? भी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बार सेशन को सारे शेयर कर दो भी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महात्मा बुद्धा। बुद्ध के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला है, ही गेव इज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ। बिल्कुल सही बात है भाई, इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है ना वो मरिगदाव आश्रम में दिया था, और ये पड़ता है भैया कहाँ पे? सारनाथ में। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ये उपदेश दिया था, और इन्होंने जो अपने सेरेमन है ना ये पाली लैंग्वेज में दिए थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। धर्मचक्र परिवर्तन इसे कहा गया, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है कि हिज सेरेमन्स वर अबाउट द सोल ऑन द सुप्रीम सोल, यानी उनके जो उपदेश थे ये आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। आत्मा पर विश्वास नहीं रखते, नए ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो ये दोनों ही नहीं है। मतलब आत्मा पे विश्वास, हालांकि रीबर्थ में करते थे, पुनर्जन्म में, लेकिन कहते थे आत्मा का नहीं होता, कर्मों का होता है, तो ये बात इसमें गलत है, इसके बारे में उपदेश नहीं थे। दूसरा है कि ही सेड दैट द 8-fold पथ इज नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग, यानी दुख की निवृत्ति के लिए 8 मार्ग बताए थे। अष्टांगिक मार्ग जिन्हें कहते हैं। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प था उसमें, उसके बाद में सम्यक वाणी था, सम्यक समाधि था, सम्यक कर्मांत था, सम्यक व्यायाम था, सम्यक उसमें स्मृति था, और सम्यक समाधि। ये 8 थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 1 और 3 करेक्ट रहेंगे, तो सही आंसर सी रहेगा, क्योंकि 2 इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अमर्ज विक्टोरियस इन द 2023 विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल, यानी 2023 में विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में कौन जीता था भाई? राजस्थान जीता, गुजरात जीता, कर्नाटका जीता, हरियाणा जीता। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? वैसे 2023 विजय हजारे जो ट्रॉफी फाइनल है ना ये राजकोट में खेला गया था भैया, और राजकोट गुजरात में पड़ता है, और इसमें फाइनल हुआ था बिटवीन हरियाणा एंड राजस्थान, हरियाणा राजस्थान के बीच में हुआ, और इसमें हरियाणा ने राजस्थान को कितने रन से हराया था? 30 रन से हराया। तो इसमें विजय ही पूछ रहा है भैया, तो विजय तो हरियाणा रहेगा, तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी? डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आनुवांशिक द्रव्य को सही निरूपित करता है? तो कौन सा समूह इसमें करता है, ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है सही आंसर। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा भी? न्यूक्लियोटाइड करते हैं और साथ में क्रोमेटिन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शक का डोमिनेशन इन इंडिया, यानी भारत में शक आधिपत्य के संबंध में आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले शक्कों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यह गांधार में थी और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, यानी गांधार में थी ये, न कि कहाँ पे थी ये? मथुरा में। ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ना ये बिल्कुल क्या रहेगा? इसमें गलत रहेगा। दूसरा है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट था। ये बिल्कुल सही बात है, जिसने सुदर्शन लेक का भी इसने निर्माण कराया था, और इसी के बारे में जानकारी देता है जूनागढ़ लेक।
याद रखना ये जूनागढ़ लेख है ना, ये कौन सी भाषा में था? संस्कृत में। तो भारत में संस्कृत भाषा में पहला लेख किसने जारी किया? रुद्रदामन ने। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 2 और 3 सही है, पहला इसमें गलत है। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी सी रहेगा। यानी करेक्ट आंसर सक्काज के बारे में कौन सा रहेगा? सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज श्री विल्लीपुथुर एलिफेंट सेंचुरी लोकेटेड? यानी इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य है? कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है? बताइए इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, यानी कौन सा है? यदि अपन प्रथम हाथी अभ्यारण्य की बात करें तो भारत का प्रथम था सिंहभूम, जो कि कहां पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। वैसे श्री विल्लीपुथुर यदि अपने बात करते हैं तो ये पड़ता है कौन से? तमिलनाडु राज्य में। वैसे तमिलनाडु में एक और भी है अगस्त्य मलाई, ये भी यहाँ पर एक अभ्यारण्य माना जाता है। कौन सा? अगस्त्य मलाई भी है। अगस्त्य मलाई के अलावा इसमें एक कोयम्बटूर भी तो तमिलनाडु में ही है, और एक इसमें नीलगिरी है, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये यहाँ पे तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट में 39th है, विच डे इज द फाउंडेशन डे ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्स टू ड्रॉ अटेंशन टू इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड एवरी ईयर? कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस होता है जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है? बताइए इसका सही आंसर। 9 अप्रैल होता है, 7 अप्रैल होता है, 1 अप्रैल होता है, 5 अप्रैल होता है? सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? भी 7 अप्रैल। ठीक है ना। आपको पता है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है, उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए ये मनाया जाता है। वैसे इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है ना, वहां पर इसका मेन ऑफिस पड़ता है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? बी रहेगा, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया साइंस का। लेनकाय लाइसोसोम पाचक एंजाइम से भरी कोशिका की थैलियां हैं। इन पाचक एंजाइमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? भी सही आंसर रहेगा इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सही आंसर सी रहेगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारो सिटी इज ए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया? किसका स्थल है? इंडिया का तो नहीं है भी। बांग्लादेश के फेमस कौन से हैं? जैसे ढाका भी है, बारिशाल भी बांग्लादेश का काफी फेमस माना जाता है। चट्टगांव है, ये भी काफी फेमस है। तो ये पारो तो नहीं, पारो नहीं है, पारो तो वो ठीक है। श्रीलंका में भी काफी फेमस है, जैसे कि कोलंबो है श्रीलंका में, गाले भी है श्रीलंका में, कैंडी भी है श्रीलंका में। ठीक है, तो इसमें नहीं है। भूटान में भी फेमस है, जैसे कि एक थिम्पू है भूटान में। कौन सा है? थिम्पू। और एक फोडरंग भी भूटान में ही है, और एक पारो भी भूटान में है। तो ये सारे भूटान में है। तो इसका सही आंसर इसमें सी रहेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि पारो सिटी है, ये कहाँ का टूरिस्ट पैलेस है? ये तो कहाँ का है? भूटान का भैया, सी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और कौन से देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजित किया गया? बताइए कहां पे किया गया? तो ये कहां पे किया गया था भाई? मतलब किसके मध्य किया गया? कहां पे? तो मैं बता देता हूं, ये माजन में हुआ था। माजन थार के डेजर्ट में, बीकानेर रेंज में पड़ता है माजन, वहां पर यह अभ्यास किया गया था। लेकिन किसके साथ किया गया ये आपको आंसर बताना है। तो सही आंसर रहेगा इसमें भैया यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, इनके साथ किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, नहीं तो ये यहां पर आयोजित किया गया था, और इसका नाम क्या रखा गया? डेजर्ट साइक्लोन रखा गया। तो सही आंसर इसमें सी रहेगा, क्योंकि ये यूएई के साथ किया गया था, इंडिया का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? यानी इनमें से कौन है जिसने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक बुक लिखी है? ये आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? किसने ये बुक लिखी थी भी?
आर के नारायण की तो प्रसिद्ध कौन सी है भाई? आर के नारायण की तो है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज इनकी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है आर के नारायण की। अमिताभ घोष की यदि अपन बात करें तो इनकी है एक तो द सेडो वाली बुक है ना, द सेडो लास्ट, ये बुक इनकी काफी है। एक द सर्कल ऑफ रीजन, ये भी इनकी काफी फेमस बुक है। अरुंधति राय, ये बिल्कुल सही, अरुंधति राय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सही आंसर इसमें डी रहेगा। कौन सा रहेगा? डी रहेगा। सलमान रुश्दी तो काफी फेमस आपको पता है। नेक्स्ट है कि मुस्सी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। कौन से की सहायक नदियां भी है? मुस्सी और भीमा। कावेरी की है, ब्रह्मपुत्र की है, कृष्णा की है, महानदी की है। बताइए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? तो कावेरी की तो कौन सी है भी? काबिनी है। हेमावती भी किसकी है भी? कावेरी की है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें कावेरी की, तो कावेरी की भवानी भी है। वैसे भवानी भी किसकी है? कावेरी की। ब्रह्मपुत्र की यदि अपने बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो तेल, जोंक, मांड, इब्बू। तेल, जोंक, मांड, इब्बू, ये किसकी है भी? ब्रह्मपुत्र की। कृष्णा की कौन सी है? मुस्सी, भीमा। मुस्सी और भीमा किसकी है? कृष्णा की है। वैसे तुंगभद्रा, ये भी किसकी है भी? कृष्णा की मानी जाती है। और महानदी की मुख्य, महानदी की, ये महानदी की है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। महानदी की है तेल, जोंक, मांड, ये महानदी की है, सॉरी मैंने गलत बोला। ठीक है, कृष्णा की मुस्सी, भीमा है। ठीक है ना। जबकि ब्रह्मपुत्र की यदि अपने बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की एक तो सुबनसिरी भी है, एक लोहित भी है। ये किसकी है भी? ब्रह्मपुत्र की है। ये तेल, जोंक, मांड, ये महानदी की है ना, मैंने गलत बोला था पहले। सही आंसर इसका सी रहेगा, क्योंकि मुस्सी और भीमा पूछ रहे हैं तो सही आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलियन सोइल, यानी इनमें से खारी मिट्टी कौन सी नहीं है, ये आपको आंसर बताना है। खारी मिट्टी क्या होती है भी? दरअसल क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो फर्टिलाइज एक जो मिट्टी सॉइल होती है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ये क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करते हैं तो लवड़ियां बन जाती है, साल्टी बन जाती है, मतलब ज्यादा उसमें पानी लगाने के कारण। और ऐसी मिट्टी खारी मिट्टी होती है। तो जो खारी मिट्टी है ना, उसके नाम राक्कर भी होता है, कलर भी बोलते हैं, रेह भी बोलते हैं। यानी ये सारे के सारे खारी मिट्टी के नाम है, लेकिन केलिया नहीं बोलते हैं। यानी सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? इसमें ए रहेगा, क्योंकि केलिया खारी मिट्टी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर पॉपुलिस्ट लोन्स गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। यानी ये पूछ रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन जो ऋण होते हैं वो आर्थिक चिंता का विषय क्यों है? लोक लुभावन ऋण अधोमुख ऋणों का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। बिल्कुल रहता है, क्योंकि अब बैंक है ना, उन्हें दे तो देता है, लेकिन पता थोड़ी हो, जैसे अमेरिका में एक बार आया था ना, आर्थिक मंदी आई थी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वहां पे। उसका रीजन ये था कि काफी सारे लोगों को होम लोन्स दे दिए गए थे और उसके बाद में कवर वो कर नहीं पाए, और उसके कारण घरों की कीमतें थी वो गिर गई थी, और उनकी जो प्राइसेस फॉल डाउन होगी तो बैंक तो बर्बाद होने ही होने हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आर्थिक चिंता का विषय है। दूसरा है, देश में लोक लुभावन ऋण मुख्यतः अनुभवीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं देते हैं। जो एक्सपीरियंस होते हैं ना उनको ही देते हैं, ऐसे नहीं कि एक्सपीरियंस लेस को देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। पहले ट्रेंड होने चाहिए, बाद में उन्हें मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे अपने पास कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास, मेन कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अपने को कोई लोन नहीं देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये बात गलत है इसमें, मतलब ये आर्थिक चिंता कारण है, मेन पहला कारण है। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी? ए रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन हैज क्वालिफाइड फॉर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। अभी स्टार्ट हो चुका है और इंडिया ने अपना पहला मैच जीत भी लिया है, और पेपर है उसी दिन मैच, आपको पता है पाकिस्तान के साथ है इंडिया का, आयरलैंड को हरा दिया है। तो इसमें कौन सी अफ्रीकी टीम क्वालिफाई की है? तो सही आंसर इसमें युगांडा रहेगा। युगांडा के साथ अफगानिस्तान का मैच हो भी चुका है और अफगानिस्तान ने युगांडा को पराजित भी कर दिया था। तो ये है ना 2024 में क्वालिफाई करने वाली अफ्रीकी टीम है, तो बी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म दैट प्रेफर हाई साल्ट कंसंट्रेशन एविडेंस रेफर टू एज। यानी वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं? ऐसे जीवों को किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे जीव हेलोफाइल कहलाते हैं।
सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? भी सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इन कथनों पर विचार करना है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। बिल्कुल नहीं है भैया, 3 है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मतलब जो चीफ होता है, और 2 अन्य होते हैं, तो ये तो गलत बात है। दूसरा है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। बिल्कुल नहीं करता है भैया, ये तो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, वही। जैसे अभी हुआ था लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव, तो किसने किया था? ईसीआई ने किया। तीसरा, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। बिल्कुल सही है। पीछे विवाद हुआ था महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के लिए, तो वो उसने निपटाया भाई। चुनाव आयोग के हाथ में होता है सब कुछ, वो किसी को सिंबल दे किसी को न दे, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें तीसरा सही है, पहले दूसरे दोनों ही गलत रहेंगे। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? भी डी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड इंडिया फेडरलिज्म ए हार्मोनियस फेडरेशन, यानी निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघ कहा है? किसने कहा है? भी सही आंसर इसका ग्रेनविल ऑस्टिन रहेगा। ग्रेनविल ऑस्टिन, जिसने संविधान के बारे में काफी चीजें लिखी। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।